एवरीवन, वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर। और इसमें आज हम करने वाले हैं फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर सेकंड ऑफ नाइन्थ क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे 2.3 टॉपिक सोशलिज्म इन रसिया। तो इसका मतलब ये है कि रसिया में किस तरीके से सोशलिज्म की शुरुआत होती है, किस तरीके से ग्रोथ होती है रसिया के अंदर सोशलिज्म की। देखिए, जितनी भी पार्टीज थी 1914 से पहले, क्योंकि अभी जो रसिया के अंदर रूल चल रहा है वो चल रहा है जार का। तो जार के अंडर जब तक रहता है रसिया, तब तक यहाँ पर जितनी भी पार्टीज बनती हैं वो सभी को एक इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब एक पार्टी जो सोशल, जिसको बोलते हैं द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसकी फाउंडिंग की गई थी 1898 में। ये जो पार्टी थी वो इंस्पायर्ड थी मार्क्सिस्ट के आइडियोलॉजी से, इसीलिए बोला गया है ये जो पार्टी है वो रिस्पेक्ट करती थी किससे, मार्क्सिस्ट के आइडियाज को। जबकि ये जो पॉलिसी है, ये जो पार्टी है वो पूरी तरीके से इलीगल थी, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। हाउ एवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू बी ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो बनी थी पार्टी, इसको गवर्नमेंट की तरफ से तो इलीगल थी, लेकिन इलीगल होने के बाद भी ये लगातार अपना ऑपरेशन करती रहती है। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ये पार्टी इलीगल थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये वर्क करेगी नहीं, बट अपनी तरफ से ये अपना ऑपरेशन करते रहते हैं, अपने फंक्शंस करते रहते हैं। उसी के तहत ये अपना न्यूज़पेपर निकालते हैं, लोगों को यानी कि वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तब स्ट्राइक्स किया करते हैं, यानी कि वर्कर्स की हेल्प करते हैं स्ट्राइक करने में। ये जो पार्टी है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। देन some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land, यानी कि रसिया के अंदर कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे जो सोचते थे रसिया का जो कस्टम है, पीजेंट्स वाला जो कस्टम है, यानी कि जो पीजेंट्स हैं रसिया के, उनका जो कस्टम है, उनके जो तौर तरीके हैं, वो उनको क्या बनाते हैं, नेचुरल सोशलिस्ट बनाते हैं। अब नेचुरल सोशलिस्ट बनाते क्यों हैं? क्योंकि पीजेंट्स का जो कस्टम था वो था कि अपने लैंड को वो पीरियडिकली, यानी कि एक टाइम के बाद, एक टाइम की फसल करने के बाद वो अपने लैंड को इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद फिर उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। तो उसी को बोला गया है, जो रसिया के जो पीजेंट्स, इनका जो कस्टम था वो उनको बनाता है एक नेचुरल सोशलिस्ट। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसीलिए ये जो सोशलिस्ट है, रशियन सोशलिस्ट, जो कि मानते हैं पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट, वो कहते हैं कि वर्कर्स नेचुरल सोशलिस्ट ना होकर कौन है, पीजेंट्स हैं। क्योंकि उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर ही यही है, उनकी जो डेली की, जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, वही उनको नेचुरल सोशलिस्ट बनाती है। एंड द रशियन कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। और इसीलिए क्योंकि पीजेंट्स यहाँ के सोशलिस्ट हैं, यानी कि 85% पॉपुलेशन अगर सोशलिस्ट है, तो इसका मतलब रसिया बाकी के दुनिया से सबसे जल्दी एक सोशलिस्ट कंट्री बन के उभर सकता है। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन दी कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। अब लेट 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो कंट्री साइड का मतलब विलेजेस, गांव के साइड में ये जो सोशलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। क्यों? क्योंकि विलेजर्स कहाँ पे रहते हैं, फार्मर्स कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर कंट्री साइड रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। इसीलिए मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस की है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारा कंट्री है वो 19th सेंचुरी के साइड, कंट्री साइड में ज़्यादा सोशलिस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब इन्होंने, जो पीजेंट्स ने जो पार्टी बनाई है, उसको बोला गया है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। कब? 1900 में। ये पार्टी स्ट्रगल करती है पीजेंट्स के राइट्स के लिए, डिमांड करती है लैंड बिलोंगिंग, जो नोबल्स हैं, जो लॉर्ड्स हैं, जिनके पास लैंड है अभी तक, ये डिमांड करते हैं ये जो लैंड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, और जितनी भी लैंड है वो सभी पीजेंट्स को ट्रांसफर कर देनी चाहिए, पीजेंट्स को दे देनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड। अब सोशल डेमोक्रेट्स कौन है? जो डिसएग्री करते थे इस थ्योरी से, उनको बोला गया है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी। कौन है? लेनिन। लेनिन कौन था? आप अभी पढ़ेंगे, बोल्शेविक एक ग्रुप था, उसका लीडर हुआ करता था लेनिन। तो लेनिन का मानना था, जो हम नेचुरल सोशलिस्ट पीजेंट्स को बता रहे थे, तो पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट नहीं हो सकते।
क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पीजेंट्स आपस में यूनाइटेड नहीं है, एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ पीजेंट्स तो पुअर हैं और कुछ पीजेंट्स रिच हैं। तो जब पुअर और रिच की बात आती है तो पुअर और रिच में कभी भी इक्वलिटी नहीं होती। इसीलिए ये बोलते हैं कि पीजेंट जो है वो आपस में यूनाइटेड नहीं है। ये वो ग्रुप है जो आपस में यूनाइटेड नहीं है। अब हम ऐसे ग्रुप को साथ में लेकर चलते हैं तो हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। इसीलिए ये बोलते हैं सम वर्कड एज लेबरर्स। जो पीजेंट्स है वो कुछ तो लेबर की तरह काम करते हैं और कुछ कैपिटलिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराते हैं, एम्प्लॉय प्रोवाइड कराते हैं दूसरों को। गिवन द डिफरेंशिएशन, यही डिफरेंशिएशन देके ये इन दोनों में डिफरेंट बताते हैं कि एक पीजेंट, एक कैटेगरी पीजेंट्स की दूसरे पीजेंट से कैसे डिफरेंट है। इसीलिए सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पार्टी थी वो स्ट्रेटजीज को लेकर डिवाइड हो जाती। कौन सी पार्टी? जो अभी हमने पढ़ा, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। क्योंकि इसमें कुछ मानने वाले थे पीजेंट्स को और कुछ मानने वाले थे वर्कर्स को। जैसे लेनिन जो है वो वर्कर्स को सपोर्ट करता है, पीजेंट्स के सोशलिस्ट को नहीं सपोर्ट करता है। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था, thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members। इसका मतलब ये है कि व्लादिमीर लेनिन कहता है कि जो कि अभी तक रशियन सोसाइटी रिप्रेस की जा रही है, दमनकारी का काम किया जा रहा है जारिस्ट के द्वारा, वो अगर उससे बाहर आना है, उस पावर को डिक्लाइन करना है, तो हमें जो पावर चाहिए वो एक तो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, जो लोग हैं वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। दूसरा, उनका कंट्रोल, जो नंबर्स हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए, और जो भी मेंबर्स आ रहे हैं उनके बीच में क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी का इन द सेंस कि उनके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो जार के किंगडम से लड़ सकें, जार की पावर से लड़ सकें। वहीं जो दूसरा ग्रुप था जिसका नाम है मेंशेविक्स, इसके जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम था अलेक्जेंडर केरेंस्की। अलेक्जेंडर केरेंस्की। तो ये करते हैं, ये कहते हैं कि पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सभी के लिए सपोर्ट ओपन है। मतलब ये जो पार्टी है उसमें जो चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वर्कर हो, चाहे लॉर्ड हो, चाहे नोबल्स हो, किसी भी सेक्टर का, चाहे कैपिटलिस्ट हो, कोई भी हो। अगर उसको किंगडम के खिलाफ पार्टिसिपेट करना है, लड़ाई करनी है, तो वो इस पार्टी को ओपनली ज्वाइन कर सकता है। ये कैसे? जैसे जर्मनी में एक पार्टी वर्क कर रही थी। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट का मतलब एक ऐसा टाइम जो अशांतिपूर्ण था। कौन सा टाइम? 1905 का। 1905 में एक रिवॉल्यूशन होता है रसिया के अंदर, उसको बोला गया है अ टर्बुलेंट टाइम। मतलब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अशांति हो जाती है देश के अंदर। रसिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। अभी तक हम जैसे हम जानते हैं रसिया जो था ऑटोक्रेसी था, अंडर द रूल ऑफ जार निकोलस सेकेंड। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament। मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हो चुकी है, बट अभी भी जार पार्लियामेंट का एक मेंबर नहीं है। राजा जो है, किंग जो है रसिया का, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। लिबरल्स जो है वो कैंपेन करते हैं टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब जो अभी तक जो जार का रूल चल रहा था उसको खत्म करने के लिए लिबरल्स कैंपेन करना स्टार्ट करते हैं। किसके साथ? सोशल डेमोक्रेट्स के साथ। सोशल डेमोक्रेट्स का मतलब हो गया जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनके साथ मिलकर ये जार के एम्पायर को एंड करने की शुरुआत करते हैं। और दूसरी जो पार्टी है वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। डिमांड क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी जो कि की गई थी 1905 में। और किसको साथ में लेकर? पीजेंट्स और वर्कर्स को साथ में लेकर, इनको साथ में लेकर डिमांड की गई थी 1905 में कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट। ये किसके द्वारा सपोर्ट किए गए? जो भी नेशनलिस्ट थे। जैसे इन पोलैंड फॉर इंस्टांस, इसका मतलब जो पोलैंड के लोग हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरियाज थे, मतलब जहां पर मुस्लिम्स ज्यादा हैं, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जेडरिस्ट बोला गया है हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटी।
मतलब मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनके लोगों को बोला गया जेडरिस्ट। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, जो अभी तक सोसाइटी लीड की जा रही थी इस्लाम के तहत, उसमें मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन होके तब हमारी सोसाइटी आगे बढ़े। दी ईयर 1904। अच्छा, 1904 में क्या होता है, क्योंकि 1905 में कुछ लोग साथ में आते हैं, जैसे सोशल रिवॉल्यूशनरीज हो गए, सोशल डेमोक्रेट्स हो गए, लिबरल्स हो गए, पीजेंट्स, वर्कर्स, ये सभी लोग आपस में मिलकर एक रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइज करते हैं 1905 में। लेकिन उससे पहले, एक साल पहले क्या हुआ, 1904 में क्या हुआ, वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। जितने भी रशियन वर्कर्स हैं उनके लिए ये साल बहुत ही ज्यादा बुरे कठिनाइयों से निकलता है। क्यों? क्योंकि जितने भी गुड्स थे उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस जो थे गुड्स के बढ़ जाते हैं, और रियल वेजेस जो हैं उनकी डिक्लाइन कर जाती है। कितने से? 20% से। जो रियल वेजेस है वो 20% से डिक्लाइन हो गई। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। वर्कर्स एसोसिएशन जो है उसमें मेंबर्स जो हैं बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है, चलिए समझते हैं। When four members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1905, जो फोर मेंबर्स थे जिन्होंने एक असेंबली बनाई थी, किसकी? रशियन वर्कर्स की। वो उसी में वर्कर्स की जो है संख्या बढ़ना शुरू हो जाती, और ये बनाई कब गई थी? 1904 में। बट डिसमिस्ड एट द पुटिलोव आयरन वर्क्स, जो कि डिसमिस कर दी गई पुटिलोव आयरन वर्क्स के साथ में। ठीक है। देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, और जब इसको खत्म कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, उसी टाइम पर एक कॉल, मतलब एक आवाज उठाई गई कि जो इंडस्ट्रियल एक्शन है वो लेने की अब आवश्यकता है। ओवर द नेक्स्ट few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, and increase in wages and improvement in working conditions। इसका मतलब क्या है? जो अभी तक वर्कर्स रसिया के अंदर वर्क करते थे, उनके वर्कर्स वर्किंग आवर्स तो 12 से 15 घंटे थे। वेजेस बहुत ही कम थी, वेजेस फिक्स भी नहीं थी और बहुत कम थी। जो उनकी कंडीशन थी, यानी कि सैनिटेशन वगैरह और जो उनके अदर जो सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रखा था। इसीलिए एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई 1,10,000 वर्कर्स के द्वारा। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग एक सिटी है जो कि रिवर वेगा के लेफ्ट हैंड साइड थी। तो यहाँ पर डिमांड की गई कि हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स किए जाने चाहिए। फिक्स का मतलब 8 आवर्स, जैसे आज के टाइम पर जितने भी वर्किंग, जो भी ऑफिस हैं, जो भी फैक्ट्रीज है, जो भी इंडस्ट्री है, उन सब में जो वर्किंग आवर हैं वो 8 ही चलते हैं। तो 8 वर्किंग आवर्स की डिमांड की गई। साथ ही जो वेजेस हैं उनको फिक्स किया जाना चाहिए, उसके ऊपर डिमांड की गई। और इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन मतलब जहां पर भी वो वर्क करते हैं उनकी कंडीशंस को सुधारना चाहिए, ये इनकी डिमांड थी। When the procession of workers led by फादर कपॉन, ये जो 1,10,000 ये जो वर्कर्स स्ट्राइक पे गए थे, इनको लीड करने वाला जो पर्सन था उसका नाम है फादर गैपोन। रीच द विंटर पैलेस। सेंट पीटर्सबर्ग में ही एक पैलेस था जिसको बोलते हैं विंटर पैलेस। विंटर पैलेस में ही किंग जार निकोलस सेकंड रहा करता था। अब विंटर पैलेस जब वो पहुंचते हैं तो उनको ऊपर अटैक कर दिया जाता है बाय द पुलिस एंड कोसेक्स। कोसेक्स जो आर्मी, जो उनकी पर्सनल आर्मी होती है, उसके द्वारा उसको उनको अटैक कर दिया जाता है। उसमें कुछ 100 वर्कर्स की जान चली जाती है और 300 वर्कर्स वोंडेड हो जाते हैं। तो इसी इंसिडेंट को ब्लडी संडे बोला गया है। ब्लडी संडे क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो रिवॉल्यूशन है वो 1905 में हुआ था। 9 जनवरी 9 जनवरी 1905 में ये रिवॉल्यूशन होता है, और इस दिन जो दिन था वो था संडे। तो क्योंकि ये ब्लड सेड जो है वो संडे के दिन हुआ था, इसीलिए इस ब्लड सेड वाले दिन को नाम दे दिया गया, इंसिडेंट को नाम दे दिया गया ब्लड संडे। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। अब ये जो ब्लडी संडे हुआ है, इस इंसिडेंट के बाद जितने भी वर्कर्स थे, जो भी पेजेंट्स वगैरह थे, जितने लोग थे, सभी लोग स्ट्राइक्स पे उतर आते हैं। यूनिवर्सिटीज क्लोज कर दी जाती हैं। स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉक्स आउट। जो भी स्टूडेंट्स है वो अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल्स को छोड़ देते हैं। कैंपेन करना स्टार्ट कर देते हैं। सिविल लिबर्टीज, लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, अबाउट दिस लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। मतलब सिविल, जो आम नागरिक हैं उनकी जो लिबर्टीज थी, उनकी कमी की वजह से ये सभी लोग कैंपेन करना स्टार्ट कर देते हैं।
Lawyers, doctors, engineers, and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. फाइनली यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो डिमांड हुई थी उसको बहुत तेज कर दिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। किसके द्वारा? लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो भी अदर मिडिल क्लास वर्कर्स हैं उनके द्वारा। क्यों? उन्होंने एक यूनियन बनाई और यूनियन की डिमांड थी कि अब हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसीलिए 1905 में रिवॉल्यूशन के बाद कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जार के द्वारा। जार क्या अलाउड करता है? जार अलाउड करता है क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्री और ड्यूमा। ठीक है, जो भी कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है उसी को बोला गया ड्यूमा। ड्यूमा आज के टाइम पर पार्लियामेंट भी है रसिया के अंदर। वो कब शुरुआत होती है? 1905 में। किसके ऑर्डर से? जार के ऑर्डर से। फॉर अ ब्रीफ while during the revolution there existed a large number of trade unions। अब जब ये रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पर बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनाई गई थी। एंड फैक्ट्री कमिटीज, जो भी फैक्ट्री हैं उनकी कमिटीज स्टेब्लिश की गई थी, मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके द्वारा। 1905 के बाद क्या होता है? कुछ कमिटीज और यूनियन अनऑफिशियली वर्क कर रहे थे। अनऑफिशियली का मतलब उनको परमिशन नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना काम कर रहे थे। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ली जाएंगी। सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। अगर कोई ऐसी अनऑफिशियल वर्क किया जाता है तो उस पर पॉलिटिकल अथॉरिटी कुछ जो है अपने कड़े कानून, कड़ी व्यवस्था उनके ऊपर लगाई जाएगी, उनके ऊपर हार्श पनिशमेंट दिया जाएगा उनको। अब जो उसने इलेक्शन की बात की थी, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट की बात की थी, उसको बनाने के बाद केवल 75 दिन में, 75 डेज में ही वो डिसमिस कर देता है और उसके बाद में री इलेक्शन किया जाता है। और री इलेक्शन के बाद जो सेकंड ड्यूमा तैयार होती है उसमें जो 3 मंथ्स के अंदर ही अंदर होती है सेकंड ड्यूमा, और इसमें जितने भी लोग थे, ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। क्योंकि वो अपने खिलाफ कोई भी क्वेश्चन, अपनी पावर में किसी भी तरीके से रिडक्शन नहीं चाहता था, इसीलिए वो वोटिंग को चेंज कर देता है। जो नई ड्यूमा चुनी जाती है उसके वोटिंग लॉज को चेंज कर देता है, वोटिंग लॉज को चेंज कर देता है। पैक दी थर्ड ड्यूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिसियंस। कंजर्वेटिव पॉलिसियंस का मतलब हो गया जो भी लॉर्ड हैं, जो भी नोबल्स हैं, उनके द्वारा ये ड्यूमा बनाई जाती है, उनसे ये ड्यूमा बनी हुई थी। इसका मतलब ये कौन है? ये जार को सपोर्ट करने वाले हैं। अब जब जार को सपोर्ट करने वाले ड्यूमा में है तो वे जो भी लॉज बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, जो भी नियम बनेंगे वो उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। जो भी लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज थे उनको ड्यूमा से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट 2.5 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। और हमने पढ़ा था कि जो भी पार्टीज होती हैं वो 1914 तक इलीगल डिक्लेयर्ड होती हैं। मतलब जब भी 1914 तक जितनी भी पार्टीज रसिया के अंदर फॉर्म हो रही हैं वो सभी कैसी हैं? इलीगल है। तो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है उसकी वजह से रसिया में क्या चेंजेस आते हैं और रसियन एम्पायर में इसमें क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। दो यूरोपियन अलायंसेस में ये वॉर हुआ था और हुआ दो यूरोपियन अलायंसेस में था, पर पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी वो इस वॉर में इन्वॉल्व थी, इसीलिए इसको बोला गया वर्ल्ड वॉर। क्यों बोला गया? क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को कॉलोनी बनाई हुई थी। जब ये वॉर में इन्वॉल्व होती हैं तो बाकी की कंट्रीज जो इनकी कॉलोनी है वो ऑटोमेटिकली वॉर में आ जाती हैं, इसीलिए इसको बोला गया वर्ल्ड वॉर। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री हैं उनके आपस में लड़ाई। क्योंकि इंडिया को भी ऐसे ही पार्टिसिपेट कर दिया गया था बिना किसी से कंसल्ट किए, बिना किसी से पूछे हुए, क्योंकि हम यूरोपियंस के कॉलोनी थे। ठीक है, तो दो यूरोपियन अलायंसेस थे, एक में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जिसको बोला गया सेंट्रल पावर्स। दूसरा था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, जिसमें लेटर जो बाद में इटली और रोमानिया भी ज्वाइन कर लेता है। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर। हर एक कंट्री का ग्लोबल एम्पायर था, बहुत सारी कॉलोनीज इनकी थी पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए। एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्योंकि यूरोप की ये लड़ाई तो यूरोप की थी,
क्योंकि यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनी बनाए हुए थे, इसीलिए ये लड़ाई यूरोप में ना रहकर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है और इसीलिए इसको बोला गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन रसिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोला सेकंड। पहली बार अगर हम रसिया की बात करते हैं तो रसिया में जो जो वॉर हुआ वो इनिशियली पॉपुलर था, पीपल जार को सपोर्ट कर रहे थे वॉर के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है, एज द वॉर कंटिन्यूड दो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। मतलब जो जार वॉर में इन्वॉल्व हुआ था वो पहले तो सपोर्ट किया जाता है, जार का जो सिस्टम था वॉर के लिए उनको सपोर्ट किया जाता है, लेकिन बाद में इसका अपोज होने लगता है। क्यों? क्योंकि डूमा में जितने भी कंसल्टेटिव पार्टीज थी उनसे किसी से भी जार अपने डिस्कशन नहीं करता था, अपने सुझाव नहीं लेता था, इसलिए सपोर्ट जो है वो जार का हट जाता है। सपोर्ट वॉर थिन। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। जो एंटी जर्मन जो जर्मन के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। और ये उत्तेजित होती क्यों हैं? एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। अच्छा, क्योंकि जर्मन से ही आया था सेंट पीटर्सबर्ग का नाम, इसलिए क्योंकि जर्मन के खिलाफ थे रसिया के लोग, इसीलिए जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम था उसको भी चेंज करने की डिमांड उठती है। उसको बाद में चेंज किया जाता है और चेंज करके सेंट पीटर्सबर्ग का नाम रख दिया जाता है पेट्रोग्रेड। दी जरीना अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा जो थी वो भी जर्मन की ओरिजिन थी। पुअर एडवाइजर्स स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड राजपुतिन मेड दी ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। अब इसमें बहुत सारे कारण थे। पहला तो जार जो है वो ड्यूमा से कंसल्ट नहीं करता है। दूसरा, जर्मनी को लोग पसंद नहीं करते हैं, जर्मनी से जो नाम बिलोंग करते हैं उन तक को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जो रानी है, जो क्वीन है, जार निकोलस सेकंड की जो वाइफ है वो भी जर्मनी से ओरिजिन थी। दूसरा, एक राजपुतिन जो था जो एडवाइस किया करता था, एडवाइजर था, उसकी एडवाइजिंग को भी यहाँ के लोग पसंद नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये सारे कारण वो हैं जिनकी वजह से लोग जार निकोलस और जार निकोलस की जितनी भी एम्पायर थी उस सबसे परेशान हो जाते हैं, उस सबके खिलाफ हो जाते हैं। देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। जब ईस्टर्न फ्रंट की बात करते हैं और वेस्टर्न फ्रंट की बात करते हैं तो ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट था, वेस्टर्न फ्रंट डिफरेंट था। कैसे? अगर वेस्ट की बात करते हैं तो आर्मी जो लड़ रही थी वो ट्रेंचेस के हेल्प से लड़ रही थी। अगर ईस्ट अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, जो भी ईस्ट फ्रांस है उसके, जैसे फ्रांस यहाँ पर है तो ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ जो रसिया की सोल्जर्स लड़ रहे थे वो ट्रेंच बनाकर लड़ रहे थे। ट्रेंच का मतलब गड्ढे बनाकर उसमें खड़े होकर तब लड़ रहे थे। अगर ईस्ट की बात करते हैं तो आर्मीज मूव्ड गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। अगर आर्मी की बात करें ईस्टर्न साइड, तो ईस्टर्न साइड ये प्लेन एरिया पे लड़ रहे थे और प्लेन एरिया पे लड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे सोल्जर्स की जान चली जाती है, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी वजह से डिफीट होता है। डिफीट वॉज शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। ये जो डिफीट हुई है, ये जो हार हुई है रसिया की, इसी वजह से जो वहां के लोग लोग थे, रसिया के जो पीपल थे, उनके लिए शॉकिंग न्यूज थी और साथ ही उनके मोरल को, उनकी जो नैतिक भावना है उसको गिराने का काम करती है। रसियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। इसके साथ में जो जर्मनी है और ऑस्ट्रिया से जो बैटल हो रहा था उसमें भी रसिया को बहुत बुरी तरीके से हार मिलती है। 1914 से लेकर 1916 के तक ये वॉर में जो भी हार, जो भी कैजुअलिटीज, वो सब चीजें देखने को मिली। इसी वजह से जो वॉर चल रहा था 1914 से 1916 के बीच में, उसमें लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज होती हैं, यानी कि 7 मिलियन 70 लाख सोल्जर्स की जान चली जाती है। जब इतने सारी कैजुअलिटीज हो रही थी तो उसमें से कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो रिट्रीट कर देते हैं, वापस लौटना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। जब वो भागते हैं तो रास्ते में जो भी क्रॉप्स पड़ती हैं, जो भी बिल्डिंग्स पड़ती हैं, क्रॉप्स को जला दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है, बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाता है। क्यों? ताकि इनेमी को इनसे दूर रखा जाए। अगर फूड को हम खराब कर देते हैं अपने रास्ते के, तो जो सोल्जर्स आ रहे हैं उनको खाने के लिए राशन
नहीं मिलेगा। जब खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं मिलेंगे तो ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और रसिया एक वो प्लेस है जहाँ पर विंटर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो भी एनिमीज आ रहे हैं उनको शेल्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर शेल्टर नहीं होगा तो वो ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे सर्दी की वजह से, इसीलिए बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स, अब ये जो डिस्ट्रक्शन किया है, जो तोड़ा फोड़ी की है क्रॉप्स की, बिल्डिंग्स की, इसकी वजह से 3 मिलियन रिफ्यूजीज हो जाते हैं रसिया के अंदर। रिफ्यूजीज का मतलब ये जो क्रॉप्स खराब की गई थी, यहाँ पर किसान किसान रहते होंगे, इनकी खाने पीने का जरिया चला गया। बिल्डिंग्स में लोग रहते होंगे, उनके रहने का जरिया चला गया, तो वो क्या करेंगे, वो रसिया की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। अब जब रसिया की तरफ आते हैं तो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग रिफ्यूजीज बन जाते हैं। तो 30 लाख लोगों की जो संख्या बढ़ रही है उसको मैनेज करना कहीं आसान बात होने वाली नहीं है। तो जिस सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार, अब ये जो सिचुएशन बनी है कैजुअलिटीज से, क्रॉप्स के खराब करने से, बिल्डिंग्स के तोड़ने से, रिफ्यूजीज के बढ़ने से, तो उसकी वजह से पूरी जो संख्या, पूरी जो कंडीशन रसिया के अंदर बनी है उसका जिम्मेदार माना जाता है जार निकोलस सेकंड को। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, अब ऐसी फाइट कौन ही करेगा जहां पर इतने सारे सोल्जर्स की जान चली गई, इतने सारे सोल्जर्स मारे गए और उसके बाद भी जार जो है वॉर रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सोल्जर्स की स्थिति कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं। फिर ऐसी कंडीशन में सोल्जर्स लड़ कैसे पाएंगे, इसीलिए सोल्जर्स जो है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, अब जब वॉर हो रहा है तो वॉर से हर एक स्थिति हमारी कमजोर होती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे हमारा मार्केट हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे फार्मिंग हो, किसी भी सेक्टर को आप उठा लीजिए, सारे सेक्टर जो हैं हमारे प्रभावित होते हैं वॉर की वजह से। तो ये जो वॉर था इसकी वजह से सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्रीज पे। रसियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर, रसिया में पहले ही जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही कम थी। साथ ही एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स, अच्छा इंडस्ट्रीज में जो है भारी गिरावट क्यों आ रही थी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज रसिया के अंदर चल रही थी उसमें बहुत सारा इंपोर्ट किया जाता था, सप्लाई किया जाता था, या तो बाहर से सप्लाई किए जा रहे हैं इक्विपमेंट्स, जो भी गुड्स यूज करने हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं इंडस्ट्रीज में, या फिर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं रसिया के अंदर वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब जब वॉर हो रहा है तो पूरी तरीके से जो बाल्टिक सी था जहां से एक्सपोर्ट सिस्टम चलता था रसिया का, वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया जर्मन्स के द्वारा। जब जर्मन्स के द्वारा उस एरिया को कंट्रोल कर लिया गया तो इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रसिया देन एल्सवेयर इन यूरोप, रसिया में ऐसा क्यों हुआ? रसिया, आप जब मैप देखेंगे वर्ल्ड का तो रसिया एक अलग कंट्री है, एक उसका जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन है। तो जब बाल्टिक सी को कंट्रोल कर लिया गया इसका मतलब रसिया पूरी तरीके से जिन देशों से सप्लाई लेता था, सप्लाई देता था, उन देशों से पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है। और कट ऑफ होने की वजह से जो रसिया में जो इक्विपमेंट चलते थे इंडस्ट्रीज में, वो इंडस्ट्रीज का सप्लाई बंद हो जाता है। सप्लाई बंद हो जाएगा तो रसिया की जो इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से गिर जाती है, पस्त हो जाती है। बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन, अब 1916 के पास रेलवे लाइन थी जो वो ब्रेक डाउन यानी कि बंद करी की जाने लगी। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर, जो भी एबल बॉडीड है, एबल बॉडीड का मतलब है जो भी हमारे देश में लोग रह रहे हैं, चाहे पीजेंट्स हों, चाहे वर्कर्स हों, उनको बुलावा दिया जाता है कि आप वॉर में पार्टिसिपेट करिए। अब सोचने वाली बात है कि वॉर की जो कंडीशन थी उसकी वजह से सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो पीजेंट्स और वर्कर्स लड़ेंगे कैसे? फिर भी इनको फोर्स किया जाता है कि वो जाकर वॉर में लड़ाई करें। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन, अब जो वर्कर्स पीजेंट्स जो भेजे जा रहे हैं वॉर लड़ने के लिए, अब जो इनका काम होगा वो कौन करेगा? यानी कि वहां पर तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वो सीट, वो जगह तो वैकेंट हो जाएगी। इसी वजह से इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें शॉर्टेज आ जाती है, लेबर शॉर्टेज हो जाएगी तो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। स्मॉल वर्कशॉप जो चलती हैं वो भी बंद हो जाती हैं। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी, अब इसके अलावा एक और कंडीशन बनती है कि जो पीजेंट जो भी फूड ग्रेन्स कर रहे थे उसके लिए बहुत सारा सप्लाई जो है वो आर्मी के लिए भेजा जाता है, ताकि आर्मी का
फूड में कमी ना हो। अगर फूड में कमी हो जाएगी तो आर्मी टिक नहीं पाएगी। तो आर्मी को लंबे समय तक रोकने के लिए उनको फूड अवेलेबल कराना पड़ेगा। इसीलिए पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि वो अपने फूड ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें आर्मी के लिए। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लावर बिकेम स्कार्स। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स जो हैं वो आर्मी के लिए जा रहे हैं, तो जो लोग सिटीज में रहते हैं उनके लिए जो सप्लाई होता था वो कमी हो जाएगी। अब जब उसकी कमी हुई तो ब्रेड और फ्लावर की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई सिटीज में। अब जब विंटर आया 1916 में, तो उस टाइम पर राइट्स स्टार्ट हो गए। क्यों? विंटर की वजह से एक तो फसल भी खराब हो जाती है, पहले तो फसल तोड़ दी जाती है आर्मी के द्वारा, और जो फसल रुक बचती है उसमें से भी विंटर बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से फसल खराब हो जाती है और ब्रेड और फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं राइट्स। ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। जो भी राइट्स हो रहे थे वो ब्रेड शॉप्स पे कॉमन हो गए, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी बन गई कि ब्रेड शॉप्स पे राइट्स यानी कि दंगे हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेस सेशन। अगर आपको इस चैनल पे किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट, लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं। हमारे हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाने। हमारे चैनल मतलब आप भी इस चैनल के फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा जो भी हमारे इस चैनल पर उसमें आपको डेली के डेली अपडेट किए जाते हैं, वहाँ पर पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, तो आप वहाँ से इन पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम पे जो चैनल मिलेगा वो भी सेम नाम से मिलेगा, मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। इस लर्निंग पे